नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। यहाँ नियंत्रक का अर्थ होता है कि सरकार के जो समस्त खर्चे हैं उस पर निगरानी करना और ऐसे प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। महालेखा परीक्षक का अर्थ होता है कि जो संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करेगा और साथ ही यह भी देखेगा कि सरकारी धन का जो प्रयोग हुआ है वह उचित ट्रैक से हुआ है या नहीं, और सरकार की वित्तीय मितव्ययिता के ट्रैक को भी बताना महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षा का कार्य करता है, नियंत्रक का नहीं करता है। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक एकल सदस्यीय संस्था होती है। यह भारत के महालेखा परीक्षा विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है और इस विभाग के जो अन्य अधिकारी होते हैं वह इसके अधीन होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति वारंट एवं सील के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या उसके किसी प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। वह यानी महालेखा परीक्षक जो है वह राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक होता है और इसके कार्यकाल के संबंध में यह है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। अब देखते हैं इनकी पदमुक्ति कैसे की जाती है। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार ही कहा गया है कि कैग को अपने पद से उसी तरह एवं उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस प्रकार से एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग का वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है और इसका वेतन भत्ता जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है और अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सरकारी पद धारण यह नहीं कर सकता है। अब देखते हैं इसके कार्य के संबंध में कि कार्य क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संक्षिप्त कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन जो है संसदीय अधिनियम 1971 में है। अब देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम एवं कार्य में अंतर पाया जाता है। भारत में यह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता क्योंकि सरकार के द्वारा भारत की संचित निधि से व्यय के लिए इसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह एक नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि पैसे खर्च होने के बाद उसका कार्य शुरू होता है। संसद मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्यपालिका जो है वो जब पैसे खर्च कर देती है विभिन्न भागों में, तब इसका कार्य जो है प्रारंभ होता है कि जो पैसे सरकार ने लिए हैं वो जिस कार्य के लिए हैं उस कार्य के लिए खर्च किया गया है या नहीं, किसी प्रकार का कोई घोटाला तो नहीं किया गया है, इसका यह प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा यह संघ सरकार के खर्च का केवल लेखा परीक्षण करता है, जबकि लेखांकन जो है संघ सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकारों के लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य जो है इसी के द्वारा किया जाता है। अतः भारत के लेखा परीक्षक जो होते हैं महालेखा परीक्षक, वह संघ और राज्यों के अलग अलग नहीं होते बल्कि एक ही होते हैं। अब इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो संसदीय अधिनियम 1971 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं जो निम्न खर्चों का ऑडिट करते हैं। पहला है कि संचित निधि पर भारित केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों का ऑडिट करेगा, भारत की आकस्मिक निधि और लोक निजी से सभी खर्चे का परीक्षण करेगा, किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की जांच करेगा, सरकार के सभी जमा पूंजियों की जांच करना, इसके अतिरिक्त सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करता है, वह उन सभी निगमों की भी जांच करता है जिन्हें कानून द्वारा कैग को अनुमति दी जाए। अब लेखा परीक्षक की रिपोर्ट देखते हैं। तो लेखा परीक्षा केंद्र में लेखा परीक्षक जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है, और राज्य में यह राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है और राज्यपाल विधानसभा में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। अब रिपोर्ट के महत्व के बारे में देखते हैं। तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो होता है वह अनुशंसात्मक होती है। परीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का मुकदमा न्यायालय में दर्ज नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसके बावजूद भी परीक्षक की रिपोर्ट को मीडिया के द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसे प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे कि जनमत का निर्माण होता है और सत्ताधारी दल को सत्ता से
बाहर किया जा सकता है। अब इसकी शक्तियां देखते हैं। यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था होती है। यह संस्था जो है सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करती है एवं किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकती है और किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा भी सकती है जांच के लिए। अब इसकी आलोचना देखते हैं कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आलोचक यह मानते हैं कि प्रशासन की कुशलता एवं वित्तीय खर्च में सीधा संबंध विद्यमान होता है और कैग जो होता है वह केवल वित्तीय खर्च की निगरानी करता है। इससे प्रशासनिक कुशलता के संबंध में सही जानकारी नहीं होती और प्रशासनिक निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। कैग की सक्रिय भूमिका के कारण भारत में निवेश का वातावरण भी हतोत्साहित होता है। जैसे 2G रिपोर्ट पर कोयला आवंटन रद्द करने के कारण भारत में जो निवेश थे वो बहुत ही कुप्रभावित हुए थे उस टाइम। प्रशासन के द्वारा परिस्थितियों के अनुसार अनेक निर्णय तात्कालिक रूप से ही ले लिए जाते हैं, जिससे बाद में कैग भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करता है और नौकरशाही पहल करने से परहेज करता है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं हो गई। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।